तो आज थोड़ा सा लेट हो गए 15 मिनट। चलो करते हैं शुरू। ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग अनुष्का जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फाइल अपलोड कर लेता हूँ। कल वाला पीडीएफ ही हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे हम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन वाला हमने सेक्शन देखा था, इसमें कुछ और चीज़ें भी देखेंगे अभी। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सभी। वीडियो पीडीएफ नॉट शोइंग सर। अंजलि जी, वैसे तो सबको ही दिख रही है। टेक्निकल एरर हो सकती है, कुछ कई बार होता है, बट आई थिंक इट्स शोइंग। क्लियर है जी, सबको क्लियर लग रहा है। गुड इवनिंग जी। एक बार रिफ्रेश कर लो जी, आप इसको नहीं क्लियर लग रहा है, रिफ्रेश कर लें एक बार, उसके बाद बात करते हैं। तो ज़्यादा हैवी सेशन हम आज नहीं लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे हम, ठीक है। तो कल जो हमने चीज़ें देखी, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने चीज़ें देखी वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। एक सेकेंड। बेसिक चीज़ें हमने देखी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, और इसमें हमने देखा टीचिंग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या, वी कैन बेसिकली बिकम अ गुड टीचर, या क्या प्रिंसिपल के मैक्सिम है टीचिंग के, वो हमने सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी थी। जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे हमने टीचिंग के बारे में बात करी, ठीक है, कि क्या टीचिंग बेसिकली है। तो मैनेजमेंट ऑफ बेसिकली लर्निंग प्रोसेस, यही हमने कल देखा था, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स थी, स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। एंड एस्पेक्ट्स हमने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है आपसे पीवाईक्यूज में। टीचर है, लर्नर है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा गया है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। टीचिंग एड्स हो गए, एनवायरनमेंट हो गया आपका, मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गई ना, सारी की सारी चीज़ें। ओके। उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई स्टूडेंट समझें, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और आप इवेल्युएशन कितनी अच्छे से उनकी कर सकते हो, ये सारी की सारी इसमें आती है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे कि क्या है एजुकेशन के, क्यों एजुकेशन बेसिकली जरूरी है, कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ पर बात करी थी। टीचिंग को हमने आर्ट और साइंस के बारे में बात करी कि भाई आर्ट क्या है, साइंस कैसे है। आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें स्किल्स हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। साइंस क्यों है, क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी यहाँ पर होती है, सिस्टमैटिक तरीकों से हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड यहाँ पर टीचिंग होती है, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स हमने देखे, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, पेडागोजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, और लर्नर सेंटर टीचिंग जिसको हम एंड्रागोजिकल अप्रोच कहते हैं। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि क्या होती है पेडागोजिकल अप्रोच, क्या होती है एंड्रागोजिकल अप्रोच। एंड्रागोजिकल पूछा गया था, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इवेल्युएशन यहाँ पर रहती है। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, टीचिंग के यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, लेवल्स अलग अलग होते हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट में होती है टीचिंग,
सोशल सर्विस भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोफेशन भी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। एप्टीट्यूड क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है बेसिकली। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी थी, एजुकेशन है, लर्निंग है, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंडोक्ट्रिनेशन हमने देखा था। मेथड्स ऑफ टीचिंग में मेथड्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, देखो ये पूछे जा सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, जहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव है, जैसे कि डिस्कशन है, प्रैक्टिस सेशन है, टीम प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। और लेक्चर जब होता है, लेक्चर में शायद एक्टिव ना भी हो स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि फीडबैक नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन ही मैक्सिमम होता है। सिलेबस, करिकुलर, ये सारी चीजें हमने देखी। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, 1963 में ड्वाइट एलन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाता है, इनके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच एंड रीऑब्जर्व। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ी। मोंटेसरी, फ्रेबल ने यहाँ पर बताया कि भाई कैसे कैसे टीचिंग की जा सकती है, कैसे हमने करना, कैसे हमें टीचिंग यहाँ पर करनी है, इंपॉर्टेंट। और यहाँ से भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जी। ठीक है, फिर हमने लेवल्स देखे, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आपके हंट के द्वारा। ये पीवाईक्यू में पूरी की पूरी स्लाइड पूछी जा चुकी है, मैचिंग में भी, और सिंपल तरीके से भी ये चीज पूछी जा चुकी है। हाँ जी, केवीएस मैदान में काफी, हाँ वहां पर है, वहां से मैंने मैक्सिमम कंटेंट लिया हुआ है केवीएस मैदान सर की बुक में, वहां पर अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। यही हो रही है, उसमें काफी ना इलेबोरेटेड उसमें है, तो वो एकदम कैच नहीं हो पा रहा है, तो अभी क्या थोड़ा पीडीएफ से ही लैंग्वेज जी सर, आज बताइए। सर एक्चुअली उसमें ना इलेबोरेटेड है काफी कंटेंट, तो हाँ क्या हो हाँ पा रहा है ना, वो इतना सारा ना रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम बिल्कुल सही। पहले क्या पीडीएफ से ही गो थ्रू हो जाएं, फिर लास्ट के टाइम में, लास्ट 1 मंथ में हम थोड़ा एक रीडिंग की अगर जोड़ दें, तो अभी ना देखो करके। वैसे जरूरी नहीं है, अभी जैसे हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पे, वैसे जरूरत ही नहीं है बुक के ग्रो थ्रू जाने की, अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रही चीज तब जाना बुक में। अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ में कोई ऐसी चीज जो शायद इलेबोरेट होनी चाहिए थी नहीं है, तब आपने जाना है बुक की तरफ, वैसे जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अंजनी जी कह रहे हैं कि भाई वीडियो एंड वॉइस इज नॉट वर्किंग बट इट्स शोइंग दैट सर इज स्पीकिंग एंड शेयरिंग द स्लाइड। मुझे लग रहा है स्टक हो गया है अंजनी जी, आप एक बार री ओपन करिए अपनी एप्लीकेशन को। काफी लोगों को कोई दिक्कत आ रही थी, एक दो लोगों को और भी। तो ये टेक्निकल एरर है, शायद आपके एंड से कुछ, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है। लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, शिराज कह रहे हैं। चलो ये चीजें हमने देखी। बाकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है क्या था, इसके कुछ फीचर्स हैं, ये आपने देख लेना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर हमारे पास आता है। तो हमने तीनों देखा। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। थोड़ा कई बार नेटवर्क इशू भी आ रहा है ना आजकल, आप देख रहे हो आजकल 5G की टेस्टिंग हो रही है ना। आपने ध्यान दिया कि भाई 4G कहीं ना कहीं डेड होने के कार में, मतलब 4G नहीं चलता है अब इतना ज्यादा, किसी ने अगर ऑब्जर्व किया हो। मतलब यू आर बेसिकली बी पुश्ड टुवर्ड्स 5G की 5G लो। फोन 4G अगर है तो फिर दिक्कतें हैं। ठीक है, बहुत कर रहा है आज की डेट में। वीडियो नहीं आ रहा है ना। कितना टाइम हुआ क्लास को जी, अभी 10 मिनट ही हुए हैं। एक सेकंड, थोड़ी देर में आ जाएगा वापिस। हाँ, ब्लैंक आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, ये फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी। ओके, बस ऐसा कि आपके डाउट नहीं बचने चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो क्लास तो हम वीडियो ऑफ करके भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो क्लास तो आप वॉइस ओवर पे भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। कभी अगर ऐसा हुआ, कई बार लोकेशन सही नहीं होती है, या कई बार थोड़ा इमरजेंसी में भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो उस टाइम जो है हम वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं। मैं लिंक का वेट कर रहा, देखो जी लिंक एक ही है सुमित जी, लिंक आपको रोज नहीं आएंगे, समझ रहे हो। लिंक एक ही है, यानी कि इसके लिए एक है, दूसरा आपका पब्लिक ऐड के लिए है। तो उसमें आपने डेली आना है और सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है।
लिंक अलग अलग नहीं आएंगे, समझ रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं जी। जी के बाद सब सेम ही है, सब 45G प्रोफाइल गेम ही सब। अच्छा, प्रॉफिट गेम, अच्छा खैर प्रॉफिट तो हर जगह ही है जी, क्या करें। तो वही तुमने प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में। देखो प्रिंसिपल्स की बात करें, देखो जनरल प्रिंसिपल्स आपके पास कुछ रहते हैं टीचिंग के। तो इसमें एक तो सबसे पहले कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें टीचिंग को एक बेहतर टीचिंग बना सकता है। यानी कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है। अब मुझे बताओ, देखो इसको समझना, जो ये कंटेंट है काफी ज्यादा डीप कंटेंट है, इसको आपको समझना है क्योंकि स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का मतलब हो गया कि भाई क्यूरियोसिटी क्रिएट करना स्टूडेंट्स के बीच में। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको, मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, आपको उसके बारे में क्यूरियस होना जरूरी है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासा आपको पढ़नी चाहिए, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए उस टॉपिक की, समझ लो। टीचिंग में आपको सबसे पहले मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को टू लर्न। अच्छा ठीक है, कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे मैं अगर आपको कौटिल्य पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अंदर मैं आपको कुछ इस तरह से चीजें बताऊंगा कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। अच्छा कौटिल्य के टाइम पे ऐसा होता था, कौटिल्य के टाइम पे ऐसे आर्मी होती थी, ऐसे यहाँ पर जो है टैक्स सिस्टम था, या इस तरह से जो है करप्शन होता था, क्या था, तो कौटिल्य ने उसके बारे में क्या कहा। एक तरह से क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब हो गया लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर फ्रोइबल का नाम आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे जाते हुए देखे होंगे आपने, केजी क्लास में पढ़ते हैं। तो फ्रोइबल ने दिया था ये किंडरगार्टन सिस्टम, केजी सिस्टम, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एक्टिव लर्निंग बाय डूइंग। इसमें फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज दोनों यहाँ पर रहती हैं। बाकी जैसे स्टूडेंट्स मेकिंग चार्ट्स मॉडल ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस तरह की चीजें दी जाती है ना। तो किंडरगार्टन सिस्टम होता था, एक एजुकेशन का सिस्टम है, स्कूलिंग का सिस्टम है ये, खैर। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका एक्टिव लर्निंग के प्रिंसिपल में बेसिकली आता है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, अभी भी आप जो है स्टूडेंट्स हैं, आगे भी आप स्टूडेंट्स ही रहेंगे। इवन आप टीचर भी बन जाओगे तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न। आपको इंटरेस्ट जगाना है लोगों के भी, जो आपके स्टूडेंट्स है ना, उनको लर्न करने के लिए इंटरेस्ट आपको जगाना है, आपको उनको मोटिवेट तो करना ही है, साथ में इंटरेस्ट जगाना है उनका कि वो पढ़ाई करे उसको लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं कि आज आपने मोटिवेट कर दिया हो गया, कल से फिर से वही हाल। तो इसलिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप ना तो अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे ना ही अच्छे टीचर। प्रिंसिपल लिंकिंग विद लाइफ। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर टीचिंग के प्रिंसिपल में ये भी आता है कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लर्निंग को फोकस्ड बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक से आप भटक गए हो। आप कोई टॉपिक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मैं पढ़ा रहा हूँ कोई टॉपिक, और मैं चला गया कहीं पॉलिटिकल पार्टी की डिस्कशन में, मैं चला गया कहीं और, ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक चीज पे फोकस है, उसी के आसपास चीजें आपने बतानी है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट क्या है, वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब ये हुआ कि भाई हर एक स्टूडेंट में अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना एज ए टीचर, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अच्छा 10 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में है तो सबके अलग अलग बिहेवियर है, सबके अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, सबके अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, सबके अलग अलग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज करने हैं और उसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई कैसे पढ़ाया जाए सभी को। सर लिंक का क्या कह रहे हैं जी, रिपीट। अच्छा ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिंकिंग विद लाइफ, इसकी बात कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का मतलब हो गया कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको लिंक करना है जिंदगी के साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। कोई भी चीज पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ाना है आपने, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। अंजनी जी मुझे लग रहा है एक तो आपने आईडीज भी दो दो बनाई हुई हैं, दूसरी आईडी से ट्राई कर लो, शायद आपने दो आईडी बनाई है, जो मैं आपकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में देख पा रहा हूँ, दो आईडीज बनाई हुई है आपने, दूसरे में देख लो जरा, ठीक है, होपफुली हो जाए।
कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, देखो बाकी सभी का चल रहा है तो आपका क्यों नहीं चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फोन सपोर्ट करता है आपका? फोन भी देख लो जरा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है कंटेंट सिलेक्शन की, भाई आप पढ़ा क्या रहे हो, ठीक है, कंटेंट किस तरह से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो भी आपका जो है एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में आता है, भाई किस तरह से बेहतर कंटेंट आपको लेके आना है स्टूडेंट्स के सामने जो रेलिवेंट भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है कंप्लीटिंग टीचिंग लर्निंग इन टाइम। अब प्लानिंग का मतलब ये नहीं, अब देखो ना आपके पास सेमेस्टर 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स का सेमेस्टर है तो आपको 4 मंथ्स में 5 मंथ्स में जितना भी टाइम आपके पास है आपको उसमें अपनी टीचिंग लर्निंग को खत्म करना है। आपने पूरा पूरा सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है, जो भी चीजें इसमें रहती है करिकुलम में, तो प्लानिंग भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें, लेकिन इनके गो थ्रू होना आपको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर ये सिंपल सी चीजें तो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने का मतलब यही होता है कि आपको सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पर समझनी है। जैसे कुछ और प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है, सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करना यूनिट्स में। ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ा टॉपिक होता है, एक सेकंड, इसको सब टॉपिक्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन है, तो रिवीजन भी आपको करना है चीजों का, जो जो चीजें आपने पढ़ाई है उनको रिवाइज भी करना, और हमेशा मैं कहता हूं कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग या डेमोक्रेटिक डीलिंग इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। अब क्या होता है ना, आप टीचर है, स्टूडेंट के साथ क्या है आपको डील करना है पार्टिसिपेटिव तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, जहां पर स्टूडेंट्स को अपने हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी हो रही है, कोई डिस्कशन हो रही है, कोई और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो रही है, कोई और एक्टिविटी हो रही है, वहां पर स्टूडेंट्स को आपको इन्वॉल्व करना लर्निंग में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग में भी और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है क्लासरूम में। तो इस तरह से मतलब आप एक टीचिंग को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप इन प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, आम जो यहाँ पर सिद्धांत होता है कि इस तरह से टीचिंग यहाँ पर बेसिकली होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आते हैं गाइस, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको जरा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। व्हाट आर दो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब एक तरह से यहाँ पर हो गया कि आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरह से काम करेगा व्हेनेवर यू आर टीचिंग, जब आप टीच कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटिवेशन और इंटरेस्ट, जो हमने इसमें जनरल प्रिंसिपल में भी देखा कि भाई मोटिवेशन और इंटरेस्ट तो होना चाहिए पढ़ाई में, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आपको ये चीजें एनकरेज करनी है स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, फिर से क्रिएट करना, इसमें मोटिवेट करें आप स्टूडेंट्स को आफ्टर लॉन्ग सेशंस। अब क्या होता है, अब मान लो मैंने 2 घंटे की क्लास लेनी है, 2 आवर्स ऑफ सेशन, ठीक है, मैंने आपके साथ 2 घंटे का सेशन लेना है। तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो 2 घंटे का सेशन हो गया, उसके बाद मुझे आपको रिफ्रेश भी करना है, मुझे उसके बाद आपको रिफ्रेश भी करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है ताकि जो बोर्डम हो सकता है 2 घंटे की क्लास में हुई हो उसको खत्म करना, ठीक है। तो रिक्रिएशन भी आपको करनी है, यानी कि एक तरह से आपको फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है स्टूडेंट्स को आफ्टर लॉन्ग सेशंस, कुछ और एक्टिविटी यहां पर करके देनी है ताकि बोर्डम ना रहे उस पर्टिकुलर सेशन में। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए सुटेबल है ये, जहां पर आप बार बार वो चीजें रिपीट करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एबीसी लिखवा रहे हैं, टेबल लिखवा रहे हैं, गिनतियां यहाँ पर काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बच्चे जहां पर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है ना, वहां पर ये बेसिकली प्रिंसिपल काम आता है, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। आपको वो चीजें करवाई जाती हैं बार बार ताकि आप वो भूले ना, एज ए स्टूडेंट, एज अ स्मॉल किड, आप वो चीजें, जैसे बोलते हैं ना रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना, बस वही वाली चीजें, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए होता है ये प्रिंसिपल, ताकि उनके दिमाग में वो चीजें फिट बैठ जाए सबकॉन्शियस माइंड में। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तो मोस्टली यूज्ड इन लर्निंग मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, जहां पर आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होता है, इनोवेटिव होना होता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर खुद चीजें आपको करके यहाँ करनी होती है ताकि आप अपनी जो लर्निंग आपने करी हुई है उसको सही तरीके से इवेलुएट कर सके। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी मैथमेटिकल आपने एक्सप्रेशन करना है या डेरिवेशन वगैरह करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो वो इसमें आता है आपका क्रिएटिविटी में। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है कि भाई आपको सिंपैथेटिक होना है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर को स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये सिंपैथी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम, ठीक है। तो क्लासरूम में ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एक तरह से रिवॉर्ड देना, है ना, रिवॉर्ड फॉर डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट का कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से कि सर ऐसे ये प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट कोई बता सकता है कैसे होगा ये? अगर कोई बता सकते हो तो बता दो, कोशिश करो। एप्रिसिएशन करके। एप्रिसिएशन करके, ठीक है। कोई और ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है? अच्छा चलो मैं ही सर बता देता इसमें, हूँ। जी बताओ। सर इसमें जैसे कोई मैथ की क्लास चल रही है, जैसे कोई मैथ में फाइनल पेपर आने वाले हैं, फिर टीचर ऐसे बोल देंगे कि आपके जिसके फाइनल में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे तो मैं उसको ये दे दूंगा, कुछ गिफ्ट दे दूंगा, चॉकलेट दे दूंगा, काइंड ऑफ दिस। हाँ वो चीजें हो सकती है, जैसे बिल्कुल सही है पूरी मैम। क्लास के सामने ट्रॉफी देना बच्चे को, उनके लिए अवार्ड डे रखना। बिल्कुल दीक्षा सही, यही तो मैं पूछने वाला था आप लोगों से। तो रिवॉर्ड्स बेसिकली होता है, रिवॉर्ड एक होता है पनिशमेंट, दो चीजें होती हैं इसमें। तो यहाँ पर यस सर। पनिशमेंट नहीं देनी है आपने, यहाँ रिवॉर्ड देने हैं आपने, ठीक है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ओके सर मैं ही अच्छा बोल रही दीक्षा, थी दीक्षा। हाँ जी। ओके ओके। हाँ बिल्कुल, मैं ये दोनों चीजें आपको बता रहा था कि रिवॉर्ड देने का डिजायर्ड बिहेवियर क्या हुआ? डिजायर्ड बिहेवियर होता है जो आप उससे चाहते हैं, मतलब जो लर्न उसने किया है उसकी लर्निंग के लिए आपको रिवॉर्ड देना है। मतलब जैसे आप बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने दिए, जैसे क्लास में आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक हफ्ते पहले बता दिया कि ये टेस्ट होने वाला है 1 यूनिट का, आप में से जो टॉप करेगा उसको या तो आप शाबाशी दे दो सबके सामने, वेरी गुड, जैसे बच्चों को देते थे ना शुरू में कॉपी में, देखा होगा आपने, हम लोगों को भी देते थे, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, आज अच्छा काम करके उसको वेरी गुड, कुछ को वेरी 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 गुड भी देते थे, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों को, है ना, सबको बनाया ना, हमें भी बनाया। एक्सीलेंट भी चलता था। क्या चलता था? एक्सीलेंट। हाँ वही जो भी है, मतलब एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया, बेटर हो गया, या जो भी है। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ कॉपीज में ऐसा भी होता कि बेस्ट वर्क या बेस्ट जो भी यहाँ पर होमवर्क होता था, तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाते थे, है ना, बच्चों को ठगने के लिए कि चलो अगली बार के लिए अच्छा करेंगे। तो वही है कि छोटे बच्चों को तो ठगा जा सकते लेकिन बड़े बच्चों को नहीं, है ना। तो इसलिए रिवॉर्ड ऐसे होने चाहिए प्रैक्टिकल हो, जैसे आपने प्रेज कर दिया, ठीक है, कई बार क्या है, छोटा सा एक पेन दे दिया आपने गिफ्ट में उनको, है ना, तो पेन एक अच्छी चीज है ना देना, मतलब पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके अलावा नेगेटिव चीजें भी होती है, पनिशमेंट देना या कुछ और चीजें, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, रीइंफोर्समेंट में आएगा रिवॉर्ड आपका, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ बिल्कुल। वीना कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बात करूं। अगर आपने जूम मीटिंग अटेंड करी है पहले, गूगल मीट अटेंड करा, तो बस ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। इसमें एक माइक बटन होता है, उसको अनम्यूट करना होता है, लाल कलर का होगा, उसमें क्रॉस लगा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर अगर हर काफी साल बच्चों को इश्यू आ रहा है चलाने में, तो हम एक डेमो वीडियो बना सकते हैं कि कैसे ऐप चलानी है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं भी। चलो मैं देखता हूँ, या फिर शायद इन टीचमेंट वालों ने खुद बनाया भी होगा कुछ ऐसा। चलो अगर ऐसा होगा यस तो सर, मैं भी यूट्यूब में मिल जाए क्या पता। हाँ तो वीना जी आप ऐसा करिए, यूट्यूब में सर्च करना है एक बार कि हाउ टू यूज टीचमेंट इन क्लास या फॉर क्लास, जो भी है ऐसा कुछ सर्च कर लेना एक बार, नहीं मिलेगा तो फिर बताना, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो, तो उसको कर लेना एक बार। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, अब सेंसेस ट्रेन करनी है आपने, उसको ट्रेन करना है, जो भी आपकी सेंसेस है, मल्टीमीडिया आपने यूज करनी है, जैसे आपने अपना ब्रेन शार्प करना है, अपनी मेमोरी आपने और ज्यादा शार्प करनी है, अपने स्पीकिंग एबिलिटीज बढ़ानी है, रीडिंग एबिलिटीज बढ़ानी है, उन सेंसेस को आपने क्या करना है, ट्रेन करना है। इसमें इसके लिए मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ये भी कहते हैं कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स और सजेस्ट करना है बेटर आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स। अब देखो ना, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडी होता है सोल्यूशन, तो आपने एक सोल्यूशन देना है, यानी कि आपको ऐसी टीचिंग करनी है जो सोल्यूशन सीकिंग हो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएं आप एज ए टीचर। तो आप अगर टीचर हैं तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अगर इनको नहीं पता चल रहा है तो मेरी यहाँ पर ड्यूटी ये बनती है कि मैं इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। बट फिलहाल आपको मैं सोल्यूशन यही दे रहा हूँ, एक बार जरा यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा एक डेमो वीडियो इनका, टीचमेंट वालों का। तो अगर नहीं मिलता तो फिर मैं कुछ करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आपको मिस्टेक्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, चाहे जो भी यहाँ पर स्टूडेंट कर रहा है, उसके बाद सजेस्ट करना है बेटर आंसर टू द प्रॉब्लम्स, है ना, ताकि वो चीजें सॉर्ट आउट यहाँ पर हो सके, है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पर जो खैर हमने थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स पढ़े, ये आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए एज अ टीचर। ये सारी चीजें जब भी आप टीचिंग करें ना, अगर एग्जाम में आए ये क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं एग्जाम में आते तो लाइफ में काम आएंगी ये चीजें। आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन आप, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें बिहेव करना है, आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए व्हाइल टीचिंग, है ना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। लेकिन इसके बाद जो हमारा अभी टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है लगभग हर बार एग्जाम में। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि व्हाई वी आर बेसिकली डूइंग द टीचिंग, क्यों हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, किन किन लेवल्स को हम बेसिकली यहाँ पर इन कर रहे हैं, टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम टीचिंग कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है ना, क्यों यहाँ पर हम टीचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लूम ने यहाँ पर टैक्सोनॉमी दी हुई है, ठीक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं। ब्लूम ने कुछ लेवल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन इन्होंने दिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं इनको, फॉर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि कॉग्निटिव डोमेन होता है वैसे एरिया, ज्यूरिसडिक्शन जो भी है। तो कॉग्निटिव हो गया रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू योर ब्रेन, रिलेटेड टू योर मेमोरी, रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ठीक है, ये सारा कॉग्निशन में आता है। तो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सारी चीजें मिला के देखें तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में बेसिकली ये सारी चीजें आती है। थिंकिंग, नॉलेज, कि भाई आप कितना सोच सकते हैं, आपका ब्रेन कितना ब्रॉड है, आप कितना सोच सकते हैं, नॉलेज आपके पास कितनी है, तो उससे उसकी डेवलपमेंट करना वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है जी। तो इट इज कोर लर्निंग डोमेन, जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारा लर्निंग का, है ना, तो वो आपका क्या रहता है, कॉग्निशन को लर्न एक तरह से करना रहता है कि भाई हमने अपनी नॉलेज, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है जी। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग और नॉलेज को हमने डेवलप करना है। तो इसमें 6 लेवल्स हैं। अब ये लेवल्स आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं कि कॉग्निटिव डोमेन जो दिया हुआ है यहाँ पर ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में, उसमें कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल्स है, 6 लेवल्स है। कौन कौन से लेवल्स इसमें आते हैं और क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए, स्टेप्स इनके ऐसे के ऐसे होने चाहिए, आपको इसी हायरार्की में इनको देखना है। तो 6 के 6 लेवल्स आपको पता होने चाहिए। ये जो भी कंटेंट हम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज ज्यादा हैवी कंटेंट भी नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है, छोटा सा कंटेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट है ये जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है आपसे, ठीक है जी। तो सबसे पहले नॉलेज, जिसको हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल कर रहे हैं। नॉलेज गेन करना मतलब इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि अपने पास इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। नहीं, वो अगला आएगा अभी सुमित, है ना। कॉम्प्रिहेंशन, गेटिंग द मीनिंग ऑफ द स्टूडेंट कंटेंट, बेसिकली क्या है, आपको कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि उसका मीनिंग, जो कंटेंट आप, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसका मीनिंग बेसिकली आपको क्या है, समझना है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंड करना, क्या हो गया, अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन, फिर उस नॉलेज को प्रैक्टिकली आप अप्लाई करोगे, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, जो भी चीजें हैं अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है आपने कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने बात करी थी कि क्या होता है एनालिसिस, क्या होता है सिंथेसिस, होपफुली सबको पता है ये चीजें। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है। तो एनालिसिस हो गया ब्रेक डाउन करना, कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको हमने ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में। और सिंथेसिस हो गया कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको कंबाइन करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। तो सिंथेसिस हो गया। फिर जैसे आपने एनालिसिस किया ना, पहले छोटे छोटे भागों की तरफ आपने ध्यान दिया, हर एक एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिया, और फिर आपने कंबाइन करे वो सारी की सारी चीजें एक मीनिंगफुल उसको देने के लिए, कॉन्सेप्ट को देने के लिए, उसको सिंथेसिस कहा गया। फिर आपने इवैल्यूएशन उसकी की। इवैल्यूएशन करने का मतलब उसके आपने हर एस्पेक्ट को यहाँ पर एक तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई वैल्यू करा, या हम कह सकते हैं कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसके इम्पैक्ट को समझने की आपने कोशिश करी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले आपने नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन गेन करी, फिर उस इंफॉर्मेशन को समझा, कॉम्प्रीहेंड किया, फिर अप्लाई करा, फिर उसको एनालाइज करा, उसके बाद सिंथेसाइज करा, कॉन्सेप्ट बनाया पूरा, और फिर उसको इवैल्यूएशन उसकी करी। लास्ट में इवैल्यूएशन आपकी लास्ट में आएगी। इसको ऐसे ही याद रखना है आपने, इसी स्टेप्स में आपको इसको याद रखना है, इसी पर्टिकुलर सिस्टम में आपको याद रखना है। पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। सिंपल है,
पहले नॉलेज, फिर समझो उसको, फिर अप्लाई करो, फिर एनालाइज करो, फिर सिंथेसाइज करो, फिर इवेल्युएट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो धीरे धीरे ना इनको रिकॉल करते रहो। पेपर 1 का सिलेबस ज्यादा नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो जल्दी 2 महीने में हम खत्म कर देंगे और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे इसका। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने तो चलेगा ही चलेगा ये कोर्स। ठीक है, तो अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत हमें चलाना पड़े तो हम उसको चलाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अगर पेपर के हिसाब से डिमांड रही थोड़ी सी। बाकी इफेक्टिव डोमेन की बात करें, सेकंड आता है इफेक्टिव, पहला क्या है कॉग्निटिव। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कॉग्निटिव हो गया, फिर आएगा इफेक्टिव। ठीक है, तो ये लेता नहीं है यहाँ पे इफेक्टिव। चलो, इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव नहीं है, याद रखना इसको। EFF होता है ना, इफेक्टिव। इफेक्टिव भी प्रभाव डालना ही होता है, लेकिन यहां पर जो टर्म इफेक्ट है इसका मतलब होता है फीलिंग, इमोशन और हैविंग प्रायोरिटीज फॉर सम ऑब्जेक्ट और इशू। इसको समझना। इज दैट क्लियर नाउ दीक्षा? इफेक्ट का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन और किसी चीज के बारे में आपके जो भी यहां पर विचार होते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई व्हाट फील फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए आप कैसे फील करते हैं, ये आपकी फीलिंग और इमोशंस होते हैं इफेक्टिव डोमेन में, कि आप कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डेवलप करते हो किसी भी चीज के लिए। तो इफेक्ट आल्सो ट्रीटेड एज अ मींस फॉर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड्स भी इसको हम कहते हैं। जब भी इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ वी डेवलप अवर एटीट्यूड्स, अपने एटीट्यूड को हम किस तरह से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूज एक्सेट्रा। यानी कि हम इसमें देखते हैं कि एटीट्यूड आपका जो है, एटीट्यूड का मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज को लेके, किसी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मोटिवेशन लेवल आपका क्या है, पार्टिसिपेट करने की इच्छा आपकी कितनी होती है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट का मतलब किसी भी इवेंट में, किसी भी पर्टिकुलर चीज में, किसी भी काम में आप कितना पार्टिसिपेट करते हो। वैल्यूज आप क्या है, बिहेवियर आपका कैसा, बिहेवियर में भी ले सकते हैं आप इसको, है ना। बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहती है इफेक्टिव डोमेन में। यहाँ पर आप डेवलप करते हैं अपना पूरा एटीट्यूड। इसमें भी आपको जो है कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें 5 लेवल्स हैं। पिछली बार कितने थे? 6 लेवल्स। इसमें कितने? 5 लेवल्स हैं। इनको जरा अच्छे से समझना है। तो इन 5 लेवल्स में सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, किसी भी एक बिहेवियर कैसे बनता है, हाउ बिहेवियर डेवलप्स, कैसे हम डेवलप करते हैं पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, हम कोई चीज रिसीव करते हैं। कोई चीज रिसीव करने का मतलब यहाँ पर कोई चीज सुनते हैं, लिसन करते हैं यहाँ पर कोई भी चीज। सबसे पहले तो ये हो गया। सेकेंडली, आपने कोई चीज सुनी, रिसीव करी, रिस्पॉन्ड करा आपने। ठीक है, फिर आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड करा उसके लिए, यानी कि उसको उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया। आपने कुछ सुना, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया कि क्या चीज है ये, आपने थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करी। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप वैल्यू कर रहे हो उस चीज को। वैल्यू करने का मतलब पार्टिसिपेट करने से ज्यादा होता है फिर इन्वॉल्व होना, उस पर आप अंदर घुसते जाते हो, यानी कि उस चीज को समझने की आप कोशिश कर रहे हो। पहले रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर वैल्यू किया। वैल्यू करने का मतलब इन्वॉल्व हो गए आप उसमें। फिर ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग मतलब एडवोकेटिंग एन आइडिया। ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक तरह से हो गया आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको यहाँ पर रख रहे हैं अपने दिमाग में, किसी आइडिया को एडवोकेट कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में आप फिर उसको एक तरह से एक्सप्लेन करें कि ऐसा है ये। फिर लास्ट में आपका कैरेक्टराइजेशन होगा। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन क्या हो गया? चेंज वंस बिहेवियर और लाइफ। इसमें आपका बिहेवियर, यहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आपका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। क्या हो गया जी? सबसे पहले रिसीव किया, ठीक है, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर वैल्यू किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर कैरेक्टराइज यहाँ पर किया। 2RVOC, है ना। तो इफेक्टिव एजुकेशन जो होती है, देखो जो आपका बिहेवियर से रिलेटेड आपका एटीट्यूड डेवलप करने की जो आपकी एजुकेशन होती है, इट टेक्स मोर टाइम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमें लगता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। when an individual is faced with a problem, it is required to take a decision. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
उसको एक डिसीजन लेना होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन फंक्शंस फर्स्ट व्हाइल द रैशनल ब्रेन फंक्शंस अ बिट लेटर। अब ये देखो यहाँ पर क्या चीज कही हुई है आपके सामने कि भाई जो इफेक्टिव डोमेन होता है, इफेक्टिव एजुकेशन होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सीखना। बिहेवियर जो है आपका थोड़ा सा मुश्किल, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा मुश्किल से चीजें आपको डालनी होती हैं, या जो आपकी बिहेवियर से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड आपकी जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें सीखने के लिए। लेकिन एक चीज और है, आपके पास एक सिचुएशन ये दी गई है कि कोई प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है, कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग पहले जो है एक तरह से काम करेगा, या फिर आपका जो इमोशनल सेंटर है ब्रेन होगा, तो दिमाग ही, खैर दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है आपका पहले रिएक्ट करेगा? पहले रिएक्ट वो बाद में लगते हैं। पहले आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जो आप फील करते हैं, सही गलत उस हिसाब से आपका उस टाइम एकदम से हो जाता है। लेकिन दिमागी तौर पे हम कहें कि थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके पास है, जहां पर आप लॉजिक लगाओगे, पहले दोनों चीजों को देखोगे, उसके बाद देखोगे सही क्या है गलत क्या है, उसमें टाइम लगता है। इमोशनल सेंटर जो ब्रेन का है ना, इमोशनल पार्ट जो ब्रेन का होता है, वो ज्यादा सबसे पहले रिएक्ट करता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। फिर जाके कहीं आप दिमाग का यूज करते हैं, यहाँ पर जो रैशनल दिमाग आपका होता है, जहां पर लॉजिक आप लगाते हो। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए एटीट्यूड जैसे आपका होता है उसी तरीके से आप यहाँ पर रिएक्ट भी करते हैं जल्दी। और जो लोग यहाँ पर शांत रहते हैं वो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। जो शांत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जो रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं, एक्चुअली अंदर रिएक्शन सबसे पहले आता, बाहर आने नहीं देते उस रिएक्शन को जो लोग शांत रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लैश हो गया किसी के साथ, तो इमोशनली आप काफी गुस्से वाले हैं, तो आपने क्या कर दिया, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन जो एक अवेकेंड पर्सन होता है वो क्या करेगा, अपने गुस्से को पहले, ठीक है गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको बाहर नहीं आने देगा, उसको शांत करेगा, फिर जाके जो उसका लॉजिकल ब्रेन है, यहाँ पर वो रैशनल एक्टिविटीज करता है, सोच समझ के चीजें करता है, वो एक्टिव होता है उसके बाद। ऐसा कहीं नहीं होता कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आपका जो लॉजिक है वो सबसे पहले आप लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो। उस लॉजिक को लगने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम आपको तब मिलेगा अगर आप इमोशनल सेंटर जो ब्रेन का है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इफेक्टिव जो डोमेन है ये कहता है कि एटीट्यूड लर्न करना हो इस तरीके से करना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो, आपको कंट्रोल, पेशेंस आपके अंदर बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक तीसरा डोमेन दिया, क्या क्या पढ़ा जी हमने? कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर नॉलेज ब्रेन, इफेक्टिव रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, एंड तीसरा आता है जी आपके पास साइकोमोटर डोमेन। अब ये साइकोमोटर डोमेन क्या है? तो ये साइकोमोटर डोमेन आपका रिलेटेड है एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जहां पर आप टेक्निकल स्किल्स लर्न कर रहे हो, जहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज सीख रहे हो जो टेक्निकल है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीज जहां पर है, कुछ आप कर रहे हो, वहां एक्टिविटी हो रही है। इसके 5 लेवल्स होते हैं, इसको ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 5 लेवल में सबसे पहले देखो टेक्निकल स्किल कैसे सीखते हैं आप। कोई भी टेक्निकल स्किल, कोई स्विमिंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं आप, या कोई और चीज हो सकता है, रनिंग कर रहे हैं आप, कोई टेक्निकल स्किल ऐसी है जहां पर आपको उसको लर्न करना है। तो ये 5 लेवल में लर्न कर सकते हैं जी आप। सबसे पहला है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब समझते हैं? सिंपल सा, इसको कहते हैं कॉपी करना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, आपको सिखाई जाती, आपको दिखाई जाती है वो स्किल कि ऐसे बेसिकली काम होता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, फिर आप उसको इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। सबसे बड़े इमिटेटर पता कौन होते हैं? पता है आपको? छोटे बच्चे देखें, 1 से लेके 3 साल तक के जो होते हैं, 1 to 3 years किड्स जो होते हैं, बिल्कुल सही, वो सबसे बड़े इमिटेटर होते हैं। इतना जल्दी कोई नहीं सीख पाता चीजें जितना जल्दी ये छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। 1 साल से कम इसलिए क्योंकि वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं ना, हालांकि सीखते तो वो भी है। 0 साल से समझ लो आप, 0 to 3 years कैटेगरी बहुत खतरनाक है, इनसे पंगा नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो ना तो इनके साथ कभी आप अपना जो है अपनी ताकत दिखा सकते हो इनको, है ना, तो इसीलिए इनसे बचो हमेशा। तो ये 0 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं बहुत बड़े इमिटेटर होते हैं, जैसा आप करोगे ना सेम टू सेम चीजें करोगे।
आप इनके सामने फोन चलाते हो ना, तभी बच्चे जो है फोन मांगते हैं आपसे। एक बात याद रखना, जो भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के सामने ना अगर आप फोन चला रहे हो तो उनकी गलती नहीं है कि और फोन मांग रहे हैं आपसे, वो आपकी गलती है। बच्चों के सामने हो सके कम से कम फोन यूज करें आप, ठीक है। और जब बच्चा आसपास हो तो कम से कम फोन बंदी रखिए अपनी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ये चीज करोगे तो फोन कभी नहीं मांगेगा बच्चा आपसे। इमिटेट करते हैं बच्चे, सीखते हैं, जैसे उनको दिखाया दिखाया जाता है वैसे सीखते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें, अगर आप जो चीजें चाहते हैं कि आपके बच्चे ना करें, वो ऐसी चीजें उनके सामने करो ही मत, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऊंची आवाज में बात ना करें या इस तरह के उसमें ना रहे, तो उनके सामने भी ऊंची आवाज में बात ना करो, ना कभी एक दूसरे से, ना ही बच्चों से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं ये। अब क्या करते हैं ना, माँ बाप बाद में कोसते हैं कि हमारा बच्चा तो फोन छोड़ता ही नहीं है। अरे भाई, आप आदत भी तो आपने ही लगाई है उसको। बच्चे की कोई गलती नहीं है जी, बच्चे का तो नेचर है, उसको तो चाहिए वो चीज जो आप कर रहे हो आप उसके सामने, ठीक है। तो इसीलिए हो सके तो बुक पकड़ लेना अपने बच्चों के सामने थोड़ी देर के लिए सही, ठीक है। तो बच्चे फिर बुक्स मांगेंगे आपसे, वो अलग बात है। फोन थोड़ा ज्यादा फैसिनेटिंग है, एक बार फोन दिख गया बच्चे को फिर वो छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। वही तो बात है ना, मुंह में जुबान नहीं है, अभी 2 ढाई साल के हैं, बोलना नहीं आता है, लेकिन फोन के सारे फंक्शन आ जाते हैं, वीडियो कॉल तक कर लेते हैं कि कैसे करनी है। तो वो चीजें तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। मैन्युपुलेशन, इमिटेशन होता है। देखो, टेक्निकल स्किल आपने सीखनी है, सबसे पहले इमिटेशन करते हैं आप, कॉपी करते हैं ना वो चीजें। अब डांस सीखना है आपने, सबसे पहले आपको स्टेप्स कोई करके दिखाएगा ना कि ऐसे नाचना है, फिर आप उसको इमिटेट करोगे, फिर ट्राई करोगे उसको करने का। फिर आपको मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेटिंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जो भी यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकती है आपकी किसी भी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल में, कि भाई आप कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगी एज एन इक्विपमेंट, जो भी औजार टूल्स वगैरह चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहो, फिर एक्यूरेसी आती रहेगी, प्रिसीजन आता रहेगा, ठीक है। आर्टिकुलेशन, अचीव, आप चाह, नेचुरलाइजेशन का मतलब हो गया एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब वो चीज आपने फिर लर्न कर ली लास्ट में, आपने फिर जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें आपको आती थी आपने पूरे के पूरे यहाँ पर अडॉप्ट कर ली, ठीक है। नेचुरलाइजेशन आपका हो गया, जैसे लर्न कर दिया आपने। इमिटेट किया जी, कॉपी किया चीजों को सीखने के लिए। मैनिपुलेट यहाँ पर किया अपने हिसाब से, जो भी इक्विपमेंट मशीनरी जो भी जिस भी स्किल में आप कर रहे हो यूज, उनको अपने हिसाब से आपने एडजस्ट किया। प्रिसीजन, फिर प्रैक्टिस करा, और उसके बाद एक्यूरेसी आती गई। आर्टिकुलेशन, फिर आपने उस लेवल तक एक्यूरेसी अचीव कर ली जिस लेवल तक आपको एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस चाहिए थी, और फिर फाइनली आपने वो चीज लर्न कर दी, नेचुरलाइजेशन कर दिया। तो साइकोमोटर डोमेन हो गया अबाउट, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब हो गया जहां पर आप ब्रेन की बात कर रहे हो, नॉलेज की बात कर रहे हो। इफेक्टिव डोमेन का मतलब हो गया जहां पर आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो, बिहेवियर लर्न करने की बात कर रहे हो। साइकोमोटर का मतलब हो गया जहां पर आप टेक्निकल स्किल्स को लर्न करने की बात कर रहे हो। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो लेवल्स हैं ये आपको जरूर करने, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल्स इसमें देख लो भाई। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में आपके पास 6 लेवल्स हैं, इफेक्टिव में 5 लेवल हैं, और साइकोमोटर में भी 5 लेवल्स यहाँ पर हैं। So these are very important. अब एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास है, एक तो इसकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, दूसरी आती है गगन ब्रिग्स की। ये भी पीवाईक्यू में डेफिनेटली आपसे पूछे गए हैं और अभी आगे भी पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये दिए गगने एंड ब्रिग्स ने। इन्होंने भी 2-3 तरह की चीजें दी, थोड़ा सा रिलेटेड चीजें ही इन्होंने कही हुई हैं, तो ज्यादा इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको करने की। हाँ, ये याद करने हैं जी, आपने समझने हैं पहले दीक्षा, उसके बाद जो है आपको ये याद करने हैं, पॉइंट्स याद करने हैं। बस आपको देखना कि कैसे कैसे यहाँ पर हर लेवल को कैसे अचीव किया जाता है। ये लेवल्स यहाँ पर आपके पास दिए गए होंगे। फिर आते हैं गगन ब्रिग्स के कुछ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स।
स्टूडेंट्स कुछ कम ज्वाइन कर रहे हैं क्या? टाइमिंग तो ठीक है ना रात की? मुझे लग रहा है रात की टाइमिंग तो बेस्ट होती है अभी तक, 9 बजे वाली। सर सुबह की टाइमिंग ज्यादा बढ़िया रहेगी। सुबह की टाइमिंग, सुबह भी कर सकते हैं ऐसा। सुबह मॉर्निंग में नहीं, सुबह उठने में बहुत आलस आता है। उठने में आलस आता है, देखो जी। अरे भाई सुबह तो 6 उठना बजे उठ पड़ेगा। जाते हैं सर। हाँ जी, 6 बजे उठ पहले भी हम जाते हैं यही सर, कोई टाइम पे दिक्कत नहीं। नहीं वैसे सुबह देखो, सुबह जल्दी उठना चाहिए वैसे, है ना। देखो जब भी रिवीजन करने को बोलूंगा ना मैं, सुबह क्या कोई एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रिवीजन अगर आप कर पाए तो पूरे दिन बूस्टेड रहेंगे आप। और हमने नहीं तो सर, मैं अकेडमी में 3 जब बजे तक रात को आराम से पढ़ के सोती हूँ, सारा अच्छे से याद करके। सर ठीक है, सेम सर, मैं रात की उल्लू स्टडी है मेरे क्या को आप? ज्यादा अच्छी लगती है रादर देन मॉर्निंग। सर रात उल्लू को तो होते हैं सर पढ़ाई आप। नहीं हो पाती, बस रिवीजन ही कर सकते रात में तो। हाँ थोड़ा दिक्कत तो रहती है, खैर अब अपना शेड्यूल होता है, ऐसा नहीं है। मैं तो चलो मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पर ऐसा कि शेड्यूल अपना अपना है। कुछ लोग रात को भी पढ़ते हैं अच्छे से, तो डिपेंड करता है। बट चलो फिलहाल तो यही रहेगी टाइमिंग, देखेंगे फिर अगर आगे कुछ हो सकता है तो। टाइमिंग सही है। कोई बात नहीं, फिलहाल यही सही है। फिलहाल तो मेरी भी एंगेजमेंट्स हैं सुबह सुबह, तो कोई बात नहीं है, फिलहाल यही रखते हैं। तो देखो भाई, गगन ब्रिक्स की अगर बात करें, गगन ब्रिक्स ने क्या किया यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की इन्होंने बात करी सबसे पहले। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स वही है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहां पर थोड़ा सा एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं, ये कैसे आप लर्न करोगे चीजों को। रूल लर्निंग होती है, ये इसके एग्जांपल है कि रूल को आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो इंस्ट्रक्टर जो भी टीचिंग हम करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमारी बढ़ती हैं, कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, रूल लर्न करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स की उन्होंने बात करी। इसके अलावा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी इन्होंने बताई। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में क्या कहते हैं ये, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में कहते हैं कि भाई मेथड फॉर वंस ओन लर्निंग, कि आप अपनी नॉलेज कैसे इंक्रीज कर रहे हो। नॉलेज कैसे, वही जो आप ब्लूम ने यहाँ पर बताया हुआ है, कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव लर्निंग थी ना, उसी के तर्ज पे इन्होंने बताया हुआ है। रिमेम्बरिंग, याद करना चीजों को, मेमोराइज करना, ये भी इसमें आता है। थिंकिंग स्किल, सोचना, थॉट प्रोसेस जो आपके हैं। रीजनिंग स्किल्स, जो लॉजिक आप बेसिकली देते हो। तो ब्लूम ने क्या किया, कॉग्निटिव डोमेन यहां पर दिया, और इन्होंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया एक तरह से, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी दोनों को इन्होंने, मतलब एक तरह से कॉग्निटिव डोमेन को इन्होंने 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बता दिया, स्किल्स बता दिया, दूसरा बता दिया कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, और वर्बल इंफॉर्मेशन थर्ड यहां पर दिया है इन्होंने। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल का मतलब हो गया जो वर्ड्स होते हैं। वर्बल क्या होते हैं, वर्ड, चाहे स्पोकन है चाहे रिटन है। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स, तो आपको वर्बल इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब चाहे आपकी रिटन में कोई आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे ओरली आपने लिसन करके यहाँ चीजें जो है गेन करी है, गैदर करी हुई है, तो आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है यहाँ पर, जो वर्बल इंफॉर्मेशन है उसको। चौथा दिया मोटर स्किल्स। मोटर स्किल वही हो गया, मोशन कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। ये आपका क्या, वही जो साइकोमोटर ने दिया, साइकोमोटर जो किसने दिया, ब्लूम ने, बस उसी से रिलेटेड है आपका मोटर स्किल्स, जहां पर ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल आपके साथ में काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से टेक्निकल स्किल जब आप सीख रहे हो, फिजिकल वर्क जहां पर आप कर रहे हो, जैसे रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, ये आपका मोटर स्किल्स में यहां पर आएगा। क्या कह रहे हैं, कॉल किया था, क्या ही कहें जी। अब अगर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है तो आप एक्सटेंड करवा लेना, तो कह देना था कि भाई ठीक है जी बिल्कुल करवा देंगे। नहीं नहीं, कोई ऑफेंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं है, लेट इट बी। तो हमें अपना करेक्टर नहीं छोड़ना है चिराज, तो वी आर नॉट लाइक दैट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म सब अपने करेंगे, फल भी अपने ही खाएंगे सब, तो हमें अपना करेक्टर नहीं छोड़ना है कभी भी। अगर हम भी वैसे हो जाएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा ना।
इस चीज का ध्यान रखना। तो मोटर स्किल हो गया आपका रिलेटेड टू योर टेक्निकल स्किल्स। फिर फाइनली आता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में क्या होता है, देखो इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो अफेक्टिव डोमेन में हमने देखा था, बस रिलेटेड है चीजें। अफेक्टिव डोमेन में जो हमने चीजें देखी थी, इसमें भी वही है कि इंडिविजुअल की इंटरनल स्टेट होता है एटीट्यूड। अब देखो वही एटीट्यूड है, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा वैसे बात करें कि भाई किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमारा एटीट्यूड क्या रहता है, किसी ने हमारे साथ सही किया तो क्या एटीट्यूड रहता है, ठीक है, वो भी आपको लर्न करना होता है। एटीट्यूड हमेशा आपका वही रहेगा, कैरेक्टर आपका हमेशा वही रहेगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक है जो आप अंदर फील करते हो, गुस्सा सबको आता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन वाइज मैन इज, एक बुद्धिमान आदमी वही है जो उस गुस्से का उसको पता होना चाहिए, ठीक है गुस्सा आ रहा है, उसको पता होना चाहिए कहां पर एक्सप्रेस करना है, कहां पर नहीं करना। आप अपना जो गुस्सा होता है ना, वो काफी मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, पर अब मैं कंट्रोल करना सीख गया हूँ उसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए। गुस्सा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंगर जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, और उस चैनलाइज करने के लिए क्या है, आपको डायरेक्शन की जरूरत होनी चाहिए कि आपको गुस्सा ठीक है, आप उसको एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाइए, उस एनर्जी को वहां पर उसको जो है एक्सप्रेस करिए, तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी आपकी, रेदर देन कि आपने किसी फालतू इंसान के साथ उलझ के जो है वो एनर्जी गंवा दी, ठीक है। तो चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटरनल स्टेट होता है इंडिविजुअल का एटीट्यूड, उसको कैसे लर्न करना है आपने, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होता है। एटीट्यूड का मतलब कि हाउ यू थिंक, हाउ यू सी अदर्स, हाउ योर पर्सपेक्टिव इज टुवर्ड्स अदर्स, ठीक, आप कैसे सोचते हो, दृष्टिकोण क्या है आपका दूसरे चीजों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप। द वे ऑफ फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ जो है किस तरह से फील करते हैं, और फील तो करते हैं ठीक है, लेकिन एक्ट कैसे करते हैं। फील करना और एक्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। गुस्सा आ रहा है आपको, किसी के ऊपर बहुत जोरदार गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या आपने वो एक्ट किया उसके अकॉर्डिंग? अगर नहीं किया, समझ लो कि भाई आपके पास एक सेटल्ड एटीट्यूड है, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको पता है कि कहां पर कौन सी चीज नहीं करनी है, कहां पर कौन सी चीज करनी है। तो एटीट्यूड को भी इन्होंने बताया कि इट्स वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। तो एग्जाम्पल बताया जी एटीट्यूड का, क्या बताया, आपका पैशन है किसी हॉबी के लिए, आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, ये आपके एटीट्यूड के एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन उस एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना एक तरीके से वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव तरीके से। तो एटीट्यूड्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब ये हुआ कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप उसके बारे में सही नहीं सोचते हैं, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। उसके रीजन हो सकते हैं अपने अपने। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि जहां पर कोई चीज सही है वो तो सही ही है, लेकिन अगर कुछ गलत भी हो रहा है उसको भी एक सही तरीके से आप लेते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत लेते हैं, तो वो एक ज्यादा बेटर चीज हो जाती है आपकी लाइफ में, लाइफ आसान हो जाती है। लेस रिएक्शन देना, रिएक्ट कम करना लाइफ को आसान बना देती है। रिएक्शन करने का मन भी आए, मन भी करे, तो थोड़े टाइम के 10 मिनट के लिए सेटल डाउन हो जाओ, भूल जाओगे आप चीजें, और आपको खुशी होगी कि अगर आपने रिएक्ट किया होता तो तस्वीर कुछ और होती, अगर रिएक्ट नहीं किया होता तो तस्वीर कुछ और होती, है ना, सिचुएशन की। तो इसलिए इन चीजों को समझना। देखो एटीट्यूड अपना ऐसा बनाना कि आपको रिग्रेट ना करना पड़े बाद में। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है इंसान में, तभी हम इंसान हैं, नहीं तो फिर रोबोट और हमारे बीच में ना एक ही फर्क है, वही इमोशंस का, समझ रहे हो। रोबोट आजकल बन रहे हैं ना, चिट्टी वाली मूवी देखी है किसी ने, रजनीकांत वाली, रोबोट है ह्यूमन है, ठीक है, तो क्या फर्क है, हड्डी और मांस का फर्क तो बचा ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, हमारे अंदर ब्लड है, सेम है, ठीक है, लेकिन जो ब्रेन है हमारा, या जो हम कहेंगे जो हमारे इमोशंस हैं, ब्रेन तो नहीं कहूंगा, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बस वही हमें डिस्टिंग्विश कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बाकी कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सेम है, यही डिफरेंस है बस। सोचने बिल्कुल लग चुके हैं अब, ये है ना कि भाई न्यूरॉन्स वगैरह नहीं डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर, बस बाकी सब कुछ है। हमारी सबसे बड़ी खासियत इंसान होने का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। रोबोट का क्या है, उसके इंफॉर्मेशन है, फीड किया गया कोड कि सामने अगर किसने कहा शूट करना तो वो शूट कर देगा, वो नहीं देखेगा सामने कौन,
लेकिन इंसान देख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतना ही था आज का सेशन। तो ये पीडीएफ मैंने आपको कल भी भेज दिया, बाकी दूसरी पीडीएफ कल हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बाकी वो लेक्चर की लिस्ट में बना रहा हूँ, उसको मैं आपको जल्दी भेज दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो आज हमारी 1 घंटे की ही क्लास थी, बट अभी भी अगर किसी के सवाल है या कुछ और कहना चाहते हैं, यू कैन। सर एक क्वेरी है। हाँ जी सर पेपर 2 का तो समझ आ गया कि भाई कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, पेपर 1 का नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा। पेपर 1 में देखो शिराज, ऐसा है जैसे हमारी यूनिट खत्म होगी ना, अभी जैसे टीचिंग की यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे इसके। इसमें ना पेपर 1 में आपको जस्ट एक बार क्या करना है, जो मैं कंटेंट आपको करवा रहा हूँ, या अगर आपके पास केवीएस मदान सर की बुक है तो उसमें आप गो थ्रू होइए, खैर कंटेंट से ही हो जाएगा कवर। उसमें एक बार इसको गो थ्रू होके ना आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। जब तक पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे तब तक समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोल दी है, 7 यूनिट्स आइडेंटिफाई करो, कौन सी 7 यूनिट्स है जिनके ऊपर आपने काम करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इन पे फोकस करना पड़ेगा जी, तब आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इंश्योर हो जाते हैं। और आपको 35 टच करना है जी किसी भी तरीके से जीआरएफ के लिए। नेट तो आपका 28-30 में भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 35 टच करना है जीआरएफ के लिए किसी भी हालत में, प्लस 30 प्लस कम हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका 65 मैं यहाँ से लिख के देता हूँ, 65 प्लस करके जाओगे। ठीक है, तो सर जैसे मेरी केवीएस की बुक हो गई है सारी, और उसके अलावा पीवाईक्यू करने हैं ना, अभी सिर्फ क्लास लगा लूं और पीवाईक्यू कर लूं बस? बिल्कुल बिल्कुल, पीवाईक्यूज हमारा मोस्ट ये रहेगा फोकस्ड, जो हमारा तरीका रहेगा ना पीवाईक्यूज पे रहेगा, क्योंकि कंटेंट आपको केवीएस सर के मैदान में मिल जाएगा, शायद वहां पर कुछ एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे इजी इजी आपको। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज करने हैं, और पीवाईक्यूज को एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करना है कि अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है ए बी सी डी में से कोई, सारे ऑप्शन को आपको क्या करना है, डिकोड करना है। कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है पेपर 1 में। फिर अगर आपने इस तरह से पीवाईक्यूज कर लिए, कौन से 2020, 2021, 2022, मतलब 22 और 23, 2023, 3-4 सालों के भी अगर आपने कर दिया ना, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ये। अगर आपने इस तरह से सॉल्व कर दिए, हर क्वेश्चन हर ऑप्शन को आपने, अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया या इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की पेपर 1 में। और बाकी जो मस्ट डन यूनिट्स हैं, डीआई, आरसी, रीजनिंग, और कौन सा रहता है इसमें, एक और रहता है, ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया ना, 3 ही सर है ना ये? आईसीटी ना चलो वो तो फिर मैथ्स कंफर्म है ना उसमें। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो बाकी लॉजिकल दूसरा है। मतलब 3 यूनिट्स ऐसी 15 क्वेश्चन यहाँ से डन हो जाएंगे। बाकी पीवाईक्यू से आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लोग देखे होंगे आपने 40 प्लस कर लेते हैं, कैसे करते हैं? उनका पीवाईक्यू से बहुत बहुत तगड़ा हाथ होता है। तो ये चीज है। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? देखो जी, पीवाईक्यूज कुछ तो मैंने करवाए हुए हैं 2021 के, मैंने 10 से शायद आपको करवाए हुए हैं। बाकी कुछ और मैं और करवा दूंगा आपको, अभी मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अभी एक 2023 के जो पीवाईक्यूज आएंगे उन पे भी हम काम करेंगे। ठीक है, बाकी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सर हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे सिलेबस दिया है फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का, तो सर बुक से पढ़ते हैं सर, बुक में एक्स्ट्रा भी हुआ है यूनिट वाइज? आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ना, टॉपिक वाइज करना है, टॉपिक सिलेबस में पढ़ना है। पब्लिक एड की तो चिंता ही छोड़ो ना, पब्लिक एड तो मैं सारा आपको करवा रहा हूँ, पेपर 1 भी मैं सारा ही करवा रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, जैसे फर्स्ट पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लें सर पूरा? ठीक है, हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है सारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाहर नहीं करना है कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईसीटी में एक टर्म दी हुई है, टर्म्स एंड जो एब्रिविएशंस है ना, छोटा सा एक सिलेबस का एक पार्ट है ना जी। पता है आपको टर्म्स एंड एब्रिविएशन कितनी है आईसीटी की, है ना? उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं चीजें, ये तो कहीं से भी आ सकता है ना? तो इसीलिए आपको टॉपिक के हिसाब से जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाएगा, तभी मैंने आपको कही शॉर्ट लिस्ट करो टॉपिक्स, 7 यूनिट शॉर्ट लिस्ट करो और उनके टॉपिक्स पे करना शुरू कर दो। उसमें से टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, तीनों यूनिट्स होनी चाहिए उसमें। डीआई भी होनी चाहिए, आरसी भी होना चाहिए और रीजनिंग भी होना चाहिए। उसके बाद जो 4 यूनिट्स बचती हैं उसमें से कोई भी एक रख लो फिर। ठीक है, ऐसे ही करना, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे। रुको, अभी 2 ही क्लासें हुई हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा यहाँ पे।
आपको खुद पता चलेगा सर, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। सर पब्लिक एड में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है काफी पेपर वन में थोड़ा सा रह रहा पब्लिक है एड की बस। चिंता मत करो शिराज, पब्लिक एड 3 साल से हम 3 बैच कितने बैचेस निकाल दिए हमने, तो उसमें 25 प्लस नेट्स हो ही रहे हैं ऑलवेज, है ना। उसमें से टॉप भी कर रहे हैं लोग, मतलब 70 टच कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक एड पेपर में। दिक्कतें अगर आ रही हैं तो पेपर 1 की वजह से आ रही है। हालांकि मैंने पेपर 1 पढ़ाना अनअकैडमी में इसी साल शुरू किया था पूरा, तो उससे पहले नहीं करवाया, तो उससे पहले पब्लिक एड के बेसिस पे ही हम रिजल्ट दे रहे थे। तो इस बार देख कितना रिजल्ट आता है। अभी 23 वाला सर रिजल्ट पब्लिक एड में तो पूरा कॉन्फिडेंस है जेआरएफ वाला उसका बस थोड़ा पेपर वन में है कोई प्रॉब्लम। इशू नहीं है उसमें। ऐसा है देखो 65 प्लस तो आप कभी भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपने। 65 क्वेश्चन आप मतलब देखो ना, 90 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे कि जो पक्का आपके सही होने चाहिए आरसी के, जो लास्ट के आते हैं। फिर 90 में से आप देखो कितना कर सकते हैं, 60-55 तो कर ही लोगे 90 में से, फिर 10 और ऐड कर दो 65 तो यही हो जाते हैं। आपका एज रहता है आप इन आरसीज में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 आने चाहिए इसमें, रेस्ट आप बड़े आराम से कर सकते हो। सर अगर हम जैसे यूपीएससी को भी अगर देखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना हो पब्लिक एड, तो हमें सर मतलब अरिबम वाली बुक है जो वो फॉलो करनी चाहिए कि लक्ष्मीकांत पे ही रहना चाहिए? आपको सिलेबस देखना है अमन, सबसे पहले यूपीएससी का, उसके हिसाब से करना है एक्चुअली। नहीं सर, अरिहंत को सर पढ़ने में मजा नहीं आता बिल्कुल, लगता है ऐसे कि 10th 12th की पढ़ रहे होंगे। अरिहंत की बात नहीं कर रहे, अरिबम की अरिबम सर, अरिबम की बात करें, काफी अच्छी बुक है वो, अरिबम में है, अरिहंत नहीं अरिबम है। आईएएस वो में काफी अच्छी सब्सक्राइब राइट किया। एक्चुअली अरिबम स्पेसिफिकली पेपर 1 पेपर 2 के लिए है ना, वो ज्यादा बेटर है ना, स्पेसिफिकली उसी के लिए है। बाकी लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। ऐसा है कि सिलेबस जब देखोगे ना आप, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से देखो बुक्स में, जैसे भी आपने देखना है, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होती है। सर 26 को सेट का पेपर है, बताइए कुछ। हाँ देखो वैसे तो सर मैंने 5 यूनिट्स अच्छे से कवर कर रखी है पब्लिक एड की, और इधर भी जितना आपने अभी ये टॉपिक बताया ना, ये मैं तो आरती देखो, मैं अभी आपको एक ही सजेशन दूंगा कि पीवाईक्यूज जो मैंने करवाए हैं ना आपको, आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है, उनको रिवाइज करके जाओ। नेट के पीवाईक्यूज रिवाइज करके जाओ, 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उनको रिवाइज करके जाओ जितना कर सकते हैं। हो सके तो रिसेंट के 15-16 के बाद के जो पेपर हुए हैं ना, हो सके तो 20-21 से शुरू करना, 21, 20, 19 ऐसे करके पीछे की तरफ शुरू करना, जहां तक आप पहुंच सकते हो। सर वो उसमें ईयर नहीं लिखे हुए ना। कोई बात नहीं, मतलब उतनी पीडीएफ जो हमने वो बड़ा सा एक कोर्स किया था ना, उसको कर लो जिसमें 30 कितने कुछ। हाँ सर वो कुछ कुछ सेक्शन ज्यादा है उसमें। हाँ वो वाले कर लो। वो मैंने कुछ तो कर लिए वो जी, वो कर दो, बस उतना ही करो जितना आपसे हो पाता है, अभी ज्यादा बर्डन नहीं लेना, बस पीवाईक्यूज करो, बाकी चीजें छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी रिवीजन हो सकता है तो वो कर दो। ठीक है, हाँ जी, प्लीज मेरा सोल्यूशन करो, मेरे तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है पीडीएफ। देखो इसमें ज़्यादा तो वैसे मुझे लग रहा है नहीं, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको ये पीडीएफ दी हुई हैं, बट कहीं पर भी अगर आपको मैं इतना कर सकता हूँ वीना जी कि भाई जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आए पूछा करो आप। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो अपनी माइक वाली की क्यों नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर आप ऐसे जैसे बाकी लोग पूछ रहे हैं वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ समझ नहीं आई होगी आपको। ठीक है, हाँ पीवाईक्यूज के लिए आप ले सकते हो, लेकिन आंसर की ऑफिशियली देखना। ठीक है, बाकी ऐसा है मेरे पास पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं पीवाईक्यूज की, उसको देखता हूँ मैं, मॉक की फॉर्म में मैं प्रेजेंट करता हूँ आपको पीवाईक्यूज, हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉक की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिले। थोड़ा मेहनत का काम है बट मैं करता हूँ इसको ना जितनी जल्दी हो सके। बाकी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आई विल बी ऑलवेज अप्रोचेबल, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे बात करें, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी क्वेरीज रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे बैच में है वो कहीं से भी लैग करें। ठीक है, कोई समझ नहीं आ रही चीज़ पूछो,
डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। और व्हाट्सएप में थोड़ा एक्टिव रहो, और वहां पर जो भी मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ, काम भी मैं अब आपको होमवर्क भी व्हाट्सएप में ही दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको मैसेज आएगा एंड यू हैव टू डू दैट। और एग्जाम से पहले मैंने होमवर्क देना शुरू किया था प्लस वाले ग्रुप में, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है अभी जो एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें होमवर्क में दिए थे, तो जिन लोगों ने किए हैं वो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। बाकी लीव कर सकते हैं जी आप लोग क्लास, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके जी, ओके।